dear students, a very warm welcome to all of you in another video of Systematic Study Academy and हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा फिजिकल एजुकेशन का यूनिट 4 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारा क्या फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जैसा कि आपका अगर बुक्स में देखोगे आपको तो लिखा होगा CWSN ब्रैकेट्स में लिखा होगा एंड लिखा होगा फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट। अब ये पूरा चैप्टर का अगर हम मार्क्स की वेटेज की बात करें तो इसका चैप्टर की मार्क्स वेटेज आपकी 4, ठीक है। 4 मार्क्स का इससे आपका क्वेश्चंस आना है, थोड़ा शॉर्ट आंसर आने वाला है आपका इससे। एमसीक्यू शायद ही एक आध दो एमसीक्यू बने, है ना। तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा ये इस 2024 बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या पता क्वेश्चन आ जाए, गारंटीड से हम नहीं बोल सकते हैं। 4 मार्क्स मतलब दिए तो हैं, लेकिन हम प्रिपेयर तो 4 मार्क्स भी कम नहीं होते हैं, हमें प्रिपेयर तो करना ही है। तो थोड़ा हमें ओवरव्यू इसका चैप्टर का लेना पड़ेगा, क्योंकि हम इधर वो पढ़ रहे हैं क्योंकि इनके चैप्टर्स बहुत लेंथी है ना। तो हमें अभी वो पढ़ रहे हैं जो पार्ट इंपॉर्टेंट है, जो पार्ट एग्जाम में आने वाला है, वो पार्ट हम इंपॉर्टेंटली इधर पढ़ रहे हैं, है ना। हमें पूरी बुक नहीं पढ़ना है डिटेल में, वो डिटेल में पढ़ने का टाइम गया। इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे एंड ऐसा पढ़ेंगे कि जो एग्जाम में आएगा, है ना। और उनका मैं मतलब समझाऊंगा, डेफिनेशंस आपको पूरी समझाऊंगा कि आप कैसी डेफिनेशन क्या क्या आपको लर्न करना जरूरी है। आप उतना पार्ट छोटा पार्ट लर्न कर सकते हो, है ना। सो बिना किसी देरी के हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चे डाउट में, मतलब डाउट तो नहीं बोलूंगा, एक थोड़ा डर बैठा हुआ है कि फिजिकल एजुकेशन टफ तो नहीं है, एग्जाम में नंबर अच्छे आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो ये जो आपका एक आप पैनिक हो रहे हो या फिर आपको थोड़ा डर लग रहा है कि आप फिजिकल एजुकेशन को बिना अभी तक क्योंकि पढ़ा नहीं होगा, बहुत से लोगों ने अभी स्टार्ट करा तो ये कंप्लीट हो जाए क्योंकि चैप्टर्स बहुत लेंदी है ना। तो कोई टेंशन मत लो, सिंपली लिख कर आओ। आप लोगों को अगर लिखने की ताकत अच्छी है ना, अगर लिख अच्छे से लोगे ना तो मार्क्स भी इजीली स्कोर कर लोगे, है ना। सिर्फ उसमें लिख के आना, मैं गारंटी देता हूँ पास कर लोगे। बस लिख के आना टॉपिक से रिलेटेड, ये नहीं कुछ भी लिखाओ। शीट को क्वेश्चन को भर के आना, आराम से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन भर के जरूर आना, है ना। सो अब हम चैप्टर का सबसे पहले कर लेते हैं कंटेंट है क्या क्या हमारे चैप्टर का। तो चैप्टर का अगर हम कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है कि डिसेबिलिटी क्या होती है एंड डिसऑर्डर क्या होता है। हमें इस चैप्टर में दो चीजें पढ़नी है, डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। अब इनके डिसेबिलिटी के टाइप क्या होते हैं हमें ये पढ़ने हैं, इसके इनके कॉजेज क्या होते हैं, नेचर क्या होता है डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर का। इनके कॉजेज, नेचर एंड टाइप्स हमें पढ़ना है, ठीक है। फिर हमें बात करना है डिसेबिलिटी एटिकेट्स की बात करना है, एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज की बात करना है एंड स्ट्रेटेजी टू मेक फिजिकल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। मतलब ऐसी क्या क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं फिजिकल एक्टिविटीज की जिसमें हम हमारे जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है उनके लिए स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं ना। हमें इनके बारे में बात करनी है। तो देखो लास्ट तक बने रहना, मैं आपको डेफिनेशन वगैरह बताऊंगा कि कैसे लर्न करना है, क्या क्या आपको लर्न करना है ना। सो अगर हम बात करें हमारा इधर तो थोड़ा चैप्टर टफ होने वाला है इधर आपका, लेकिन कोई नहीं, हम इजीली कोशिश करेंगे लर्न करने की। अब क्या है डिसेबिलिटी। सबसे पहले आप लोग डिसेबिलिटी से पहले वर्ड समझो कि आपका जो ये CWSN है मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, कहां गया है 1 सेकंड। हाँ, सबसे पहले ये समझो आप कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का फुल फॉर्म मतलब है क्या। तो देखो ऐसा होता है कि जो हमारी वर्ल्ड है, जो हमारी मतलब अगर हम देखा जाए जो हमारी कंट्री को ले लो या वर्ल्ड को ले लो, इसमें हमारी कंट्री में क्या है, वर्ल्ड में क्या है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो डिसेबिलिटी है, जिनके अंदर डिसऑर्डर्स है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो परफेक्टली फिट है, ऐसा नहीं है। कोई भी बंदा है उसको कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी है, कुछ ना कुछ डिसऑर्डर है, चाहे फिर वो पर्सनल डिसऑर्डर हो, पर्सनल डिसेबिलिटी हो, या फिर फिजिकल हो, मेंटल हो डिसऑर्डर, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसको होता ही। ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा पूरा फिट है ना। किसी को मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसेबिलिटी होती है, किसको फिजिकल डिसेबिलिटी होती है ना, लेकिन होती जरूर है ना। तो ये तो है नहीं कि कोई भी बंदा परफेक्ट है। इसके साथ साथ जो हमारा कुछ ऐसे रहते हैं जिनको एक बहुत ही सीवियर डिसेबिलिटीज होती हैं। क्या होती है, किसी को बहुत सी सीवियर डिसेबिलिटीज होती है, इम्पेयरमेंट होता है। इम्पेयरमेंट का मतलब कोई बंदा एक बिल्कुल सीधा नहीं है, मतलब ये समझ लो परफेक्ट नहीं है। इम्पेयरमेंट को हम वो बोलते हैं, कुछ कोई ना कोई उसमें कमी है ना। तो इसी चीज को जो हमारे
ऑर्गेनाइजेशन से वो लोग क्या लेके आए, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कुछ पॉलिसीज लेकर आए, कुछ एक्ट लेकर आए जिसमें ये चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को, मतलब जो डिसेबिलिटीज वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ एज अ रिजर्वेशन, हम बोलते हैं ना रिजर्वेशन देते हैं गेम्स वगैरह में, जिससे क्या है ये लोग अपने आप को क्या कर पाए, compete कर पाए और बाकी के लोगों से, है ना। अब कोई फिजिकल डिसेबल है बंदा, ठीक है, तो उसके लिए रिजर्वेशन कुछ क्या करेंगे, कुछ उसके लिए छूट वगैरह दे देंगे, जिससे वो क्या करेगा, जो नॉर्मल बंदा है, जो डिसेबिलिटी वाला बंदा है, वो क्या करेगा, compete कर पाएगा बराबरी से, है ना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं टैलेंट की उनमें कमी है, ना वो फिजिकल डिसेबिलिटी वाले बंदे में कमी है, ना ही वो नॉर्मल बंदे में कमी है, ठीक है। अब बस बात क्या है कि उसका जो फिजिकली एक पार्ट नहीं है उसका, जिसकी वजह से क्या है वो पीछे रह रहा है उससे, लेकिन क्या करेंगे अगर उसको हम थोड़ी रिजर्वेशन दे दें उसको, मतलब उसकी जो रेगुलेशन है, रूल्स हैं, उसको कुछ रिलीफ दे दो उसमें, जिससे वो क्या कर सके, compete कर सके नॉर्मल बंदे से भी। तो कुछ ऐसा ही रिलेटेड हमारा क्या है, ये चैप्टर है। अगर हम डिसेबिलिटी की बात करें तो डिसेबिलिटी क्या होती है, एक इंटीग्रल पार्ट होता है जिसमें हमारा क्या होता है, या तो फिजिकल कंडीशन या मेंटल कंडीशन कुछ ऐसी रहती है जो हमारे एक्टिविटीज को क्या करते हैं, लिमिट बनाती है। मतलब ये समझ लो कि अगर आप एक पूरे, सॉरी 1 सेकेंड, टेढ़ा बन गया है ये, अगर आप पूरे क्या हो, एक बंदे हो सीधे बिल्कुल, ठीक है, अब आपकी एक टांग नहीं है, तो इससे क्या है, आप अच्छे से चल नहीं पाओगे, आप दौड़ नहीं पाओगे, है ना। अगर आपका एक हाथ नहीं है तो आप अच्छे से क्या नहीं कर पाओगे, कोई काम नहीं होगा, कोई वजन नहीं उठा पाओगे। तो ये क्या है, आपकी कोई ऐसी फिजिकल डिसेबिलिटी है जिसकी मदद से आप क्या नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपकी जो एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज में क्या है, लिमिट लग गई। मतलब आप सिर्फ क्या कर सकते हो, एक्टिविटीज कोई सामान नहीं उठा सकते हो, है ना। तो ये क्या, एक लिमिट ही तो हो गई, एक बाउंड्री में रहने लगोगे आप, क्योंकि आप कोई सामान नहीं उठा सकते हो, ठीक है, ज्यादा फुर्ती में आप कोई चीज खत्म नहीं कर सकते हो, आप लिख नहीं सकते, अगर आपके वो हेड में पावर होगी तो आप लिख नहीं सकते हो, है ना। तो ये क्या है, आपकी एक एक्टिविटीज लिमिटेड हो जाती है। ऐसे ही अगर हम मेंटल एबिलिटी की बात करें, मेंटल डिसेबिलिटी की बात करें, तो आपकी कुछ सोच ऐसी, आपको किसी चीज से डर लगता है तो आप एक उस चीज से दूर रहोगे, और जो आपके फ्रेंड है, आपके फ्रेंड आपसे बहुत अच्छा कर रहे हो उस फील्ड में, लेकिन आपको डर लगता है, जिसकी वजह से आप क्या नहीं कर पाओ, अच्छा परफॉर्म अपनी एक्टिविटीज को नहीं कर पा रहा। तो ऐसे ही कुछ जो आपकी कंडीशन होती है, ऐसी फिजिकल कंडीशन या मेंटल कंडीशन जो आपकी एक्टिविटीज को क्या करता है, लिमिट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिसेबिलिटीज बोलते हैं। थोड़ा अगर हम बुकिश लैंग्वेज से, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो हम इसको थोड़ा रीड करके भी पढ़ेंगे। डिसेबिलिटीज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है, ऑलमोस्ट एवरीवन। इसकी डेफिनेशन मैं बताऊंगा आपको, लर्न क्या करना है, ये आपको लर्न नहीं करना है, आपको सिर्फ एक समझना है। फेस सम काइंड ऑफ टेम्पररी और परमानेंट इम्पेयरमेंट एट सम पॉइंट। मतलब देखो, आपकी लाइफ में डिसेबिलिटी जो है परमानेंट भी हो सकती है और टेम्पररी भी हो सकती है। परमानेंट कैसे हो सकती है, आपको बर्थ से कोई डिसेबिलिटी है ना, बर्थ से नहीं तो आपका कभी एक्सीडेंट हो गया, तो जिसकी मदद से आपको कुछ ऐसी डिसेबिलिटी हो गई कि अब वो आपके लाइफ टाइम रहने वाली है, या फिर ये क्या हुई, हमारी परमानेंट हुई। अगर हम टेम्पररी की बात करें तो टेम्पररी हमारी कौन सी होती है, कि आपको किसी चीज की लग गई तो आपके कुछ समय के लिए, 1 साल 2 साल 6 महीने 1 महीने के लिए डिसेबिलिटी आ गई है, लेकिन आपको उसको क्या, मेडिकल की मदद से, या फिर आपका कुछ होते हैं ना, मतलब ये आसन वगैरह की मदद से आप, मतलब किसी भी ट्रीटमेंट की मदद से क्या कर सकते हो, उससे रिलीफ ले सकते हो। लेकिन जो परमानेंट होती है उससे हम लाइफ टाइम क्या रहते हैं, लाइफ टाइम हमें वो ग्रैब की रहती है, तो वो क्या होती है, हमारी लाइफ टाइम डिसेबिलिटी, परमानेंट डिसेबिलिटी होती है। That may have led us to experience difficulties in function. But in addition to need in common with other children, अब ये कोई important part नहीं है। अगर हम बात करें, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था ना, वो इधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करना है, एक बार इसको पढ़ लेना, और आपको जो जो चीज लर्न करना है, अगर मैं इधर अंडरलाइन कर रहा हूं तो ये देखो, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इज एसेंशियल, ये पढ़ना है। CWSN are children who have some difficulties which may in some way impede their ability to function adequately in family communication और स्कूल। अगर लर्न करना है तो CWSN के बारे में इधर आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें इधर, ये चीज आपको लर्न होना बहुत जरूरी है। अराउंड 15% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन ओवर अ बिलियन पीपल लाइव्स सम फ्रॉम फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी whom 2 to 4% experience significant difficulties in functioning। दिस नंबर एक्सपेक्टेड डबल, ये इतना ये कर लेना, बाय 2050 ये डबल हो जाएगा, जो कि आपका क्या है, बाय 2 बिलियन हो जाएगा, ठीक है। ये पार्ट लर्न कर लेना, और ये 15% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन ये लर्न कर लेना। जो आपकी डिसेबिलिटीज वाले पर्सन है, डिसेबल पर्सन है, वो कितने हैं, 15% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन से रिलेटेड इतने अप्रॉक्स हैं, ठीक है। और जो हमारा 3 दिसंबर है, 3 दिसंबर को हम क्या बनाते हैं, 3 दिसंबर को मनाते हैं हमारा
वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। 3 दिसंबर को हम क्या बनाते हैं, 3 दिसंबर को हम बनाते हैं हमारा वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। ये चीज को आपको याद करना है, जो मैं अंडरलाइन करके आपको बता रहा हूँ, आपको इजीली आपको लर्न करना ही है। अब देखो डेफिनेशन अभी डिसेबिलिटी की बताऊंगा मैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी इज अंडरस्टूड एज अ कंडीशन दैट प्रोड्यूस अ लॉन्ग टर्म इम्पेयरमेंट दैट इफेक्ट एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग सच एज ईटिंग, वॉकिंग, मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन। डिसेबिलिटी में भी अगर लर्न करना हो तो ये आप लर्न कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा ये मत करो। मैं एक अच्छी डेफिनेशन बताऊंगा, ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी आप यहाँ कर सकते हो, जिससे आपका अगर बड़ा क्वेश्चन आए लॉन्ग क्वेश्चन में तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हो, क्योंकि आंसर बड़ा बन जाएगा। जो हमारा डिसेबिलिटी होती है, मैंने जैसा आपको समझाया कि आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह होती है, आपकी कोई भी एक्टिविटीज है वो क्या हो जाती है, एक लिमिटेड हो जाती है, ठीक है। जैसा कि अगर आप हैंडीकैप हो, ठीक है, अगर आपके हाथ नहीं है तो आप क्या खाना नहीं खा पाओगे, ठीक है। अगर एक टांग नहीं है तो आप ज्यादा अच्छे से चल नहीं पाओगे, है ना। आप अगर हैंड नहीं है तो आप अपनी पर्सनल हाइजीन नहीं रख पाओगे, हाइजीन मतलब साफ सफाई नहीं रख पाओगे, है ना। तो जो आपकी डिसेबिलिटीज होती है वो कितने टाइप की, कैसी कैसी हो सकती है, या तो आपकी डिसेबिलिटी हो सकती है जो जन्म से हो सकती है ना। अकरिंग ड्यूरिंग अ पर्सन लाइफ टाइम, मतलब अब वो कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया जिससे अब वो लाइफ टाइम चलेगी। इनविजिबल डिसेबिलिटी, कोई ऐसी डिसेबिलिटी होती है कि आपकी क्या दिखती नहीं है वो, है ना, नोटिस नहीं कर पाते हैं। टेम्पररी डिसेबिलिटी मतलब एक टेम्पररी रहती है, 1 महीने 1 महीने के लिए, जो जैसा कि मैंने आपको पूरा पहले ही ये सब समझा दिया है ना। अब अगर हम इम्पोर्टेंट पार्ट की बात करें तो इधर द कन्वेंशन ऑन द राइट पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड इट्स ऑप्शनल प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड ऑन 13 दिसंबर 2006 एट द यूनाइटेड हेडक्वार्टर। ये आपको लाइन लर्न होना चाहिए, इससे एमसीक्यू बन सकता है, ये लाइन आप लोगों को लर्न करना है। एंड अगर हम बात करें टू गिव द इफेक्ट टू द यूनाइटेड कन्वेंशन, हाँ इधर से The Right of the Persons with Disabilities Act 2013 RPW Act 2016 was passed by Indian Parliament on 27 December। ये आपको लर्न करना है, जो आपका है ना राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, ये एक्ट आपको लर्न होना चाहिए। आरपीडब्ल्यू क्या, आरपीडब्ल्यू, आरपीडब्ल्यू आरपीडब्ल्यूडी है, मैंने चार्ट किया है आरपीडब्ल्यूडी। आरपीडब्ल्यूडी का मतलब क्या है, राइट ऑफ पर्सन एंड डिसेबिलिटीज एक्ट। आर का मतलब राइट of a person of disability, right of a person, right of a person, RP, right of a person of and disability act, right of a person and disability act हो गया ना। right of a person, right of a person and disability act 2016 RPW act, RPWD act, ध्यान रखना RPWD act 2016 किसने पास किया था, पार्लियामेंट में 27 दिसंबर 2016 को पास हुआ था। ये चीज आपको लर्न होना जरूरी है, एमसीक्यू बन सकता है। अब बात आई डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी की डेफिनेशन होती क्या है। अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, अब डिसेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, देखो इधर मैं आपको बुकिश लैंग्वेज में बता रहा हूँ और एक साइड में मैं लिखवा रहा हूँ आपको डेफिनेशन, वो लर्न आप इजीली कर लोगे। पर्सन विद डिसेबिलिटी रिफर्स टू मतलब जो पर्सन है विद डिसेबिलिटी, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है मतलब डिसेबल पर्सन है, वो पर्सन कौन होता है, रिफर्स टू अ पर्सन विद लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इंपेयरमेंट। मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी हमारा वो बंदा होता है जो फिजिकली फिट नहीं हो, मेंटली फिट नहीं हो, इंटेलेक्चुअली फिट नहीं हो, या फिर उसकी कुछ सेंसरी मतलब कुछ उसके सेंसरी ऑर्गन वगैरह की वजह से क्या है वो इम्पेयरमेंट है या फिर क्या है डिसेबल है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेबिलिटी बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इंटरेक्शन विद बैरियर्स, हिंडर्स और बैरियर्स का मतलब उसकी लिमिट्स आ जाती है, एक बैरियर्स बन जाता है उसकी कोई भी हिज फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी इक्वली विद अदर्स। मतलब अब कोई किसी बंदे को, कोई बंदा हैंडीकैप है, उसका फ्रेंड है, उसके अंदर पूरा पोटेंशियल है, वो पूरा टैलेंटेड बंदा है कि वो उसको कम्पीट कर सकता है, लेकिन कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी की मदद से वो कम्पीट नहीं कर सकता। तो ऐसी डिसेबिलिटीज होती हैं जिसकी मदद से आपकी एक्टिविटीज लिमिटेड हो जाते हैं, बैरियर्स लग जाते हैं, जिसकी मदद से अगर आप जो ओरिजिनली आपके अंदर पोटेंशियल है वो आप नहीं दिखा पाते हो। ये आपकी एक डेफिनेशन है, ये पूरा पैराग्राफ एक आपकी इधर तक, हाँ इधर तक पूरा एक डेफिनेशन अगर लर्न करना है तो ये कर सकते हो, लेकिन मैं अगर आपको लिखवाना चाहूँ किसकी डिसेबिलिटी की डेफिनेशन तो आप इजीली इधर से लिख सकते हो डिसेबिलिटी की डेफिनेशन। तो मेरे साथ साथ लिख लो या फिर बाद में वीडियो को पॉज करके लिख लो, ठीक है। डिसेबिलिटी क्या होता है, डिसेबिलिटी इज अ फिजिकल, डिसेबिलिटी इज अ फिजिकल और मेंटल कंडीशन, डिसेबिलिटी इज अ फिजिकल और मेंटल कंडीशन
that limits a person's movement और एक्टिविटीज। मतलब ऐसी कोई भी कंडीशन आपकी जो आपकी एक्टिविटीज को क्या कर देती है, लिमिट, और आपकी मूवमेंट्स को क्या कर देती है, लिमिट, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेबिलिटी बोलते हैं। आई होप ये वीडियो को पॉज करके लिख लेना, आपको समझ में डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और अगर आपको और डिटेल में रीड करना है तो आप इधर से रीड कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब आगे अगर हम चले तो इधर हमें पढ़ना क्या है इंपॉर्टेंट। देखो अब हम एक चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, आईसीएफ के बारे में। किसके बारे में, आईसीएफ के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब क्या है, द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग। आईसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग। मतलब जो डिसेबिलिटीज की फंक्शनिंग है वो कुछ 9 लिस्ट निकाली है, कुछ 9 डोमेन्स की लिस्ट निकाली है, जिसमें क्या है, पर्सन की जो फंक्शंस है वो अफेक्ट कर सकते हैं डिसेबिलिटी के फंक्शन, डिसेबिलिटी की वजह से कुछ फंक्शंस अफेक्ट कर सकते हैं। वो फंक्शंस इधर लिखे हुए हैं, एक बार पढ़ लेना, लर्न करने की जरूरत नहीं है कोई। बस आईसीएफ का मतलब आपको पता होना चाहिए। आईसीएफ क्या है, आईसीएफ एक फंक्शनिंग की लिस्ट है। ये कुछ 9 ब्रॉड डोमेन्स की लिस्ट है, जिसमें आपका पूरी फंक्शनिंग डिसेबिलिटी की वजह से जो फंक्शनिंग होती है वो इधर लिस्ट की गई है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो बाद में मुझसे पूछ सकते हो कि ये आईसीएफ है क्या। ये आईसीएफ के बारे में लिखा हुआ है कि आईसीएफ का मतलब होता क्या है, इसको रीड कर सकते हो। और हम बात करें मेजर कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी हैज बीन प्रपोज्ड बाय आईसीएफ। अगर आईसीएफ के कुछ मॉडल्स, देखो मॉडल लर्न करना हो तो ये मॉडल लर्न कर लो, मैं यही बोलूंगा कि इनके मॉडल लर्न कर लो। क्वेश्चन आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग क्या कर सकते हो, इजीली लिख सकते हो। सब इनकी हेडिंग्स लर्न कर लेना। ये जो मॉडल्स है, मॉडल्स की हेडिंग लर्न करना है। पहला क्या है, द मेडिकल मॉडल, द सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, बायो साइको सोशल मॉडल। अब देखो इनके तीनों के मतलब समझो। मेडिकल मॉडल का मतलब क्या है, कुछ डिसेबिलिटीज ऐसी होती है जो मेडिकल की मदद से ही क्या हो सकती है, दूर हो सकते हैं। कुछ ऐसी डिसीजेज होती हैं, जो डिसीजेज होती हैं, कुछ ऐसी डिसीजेज होती हैं जो सिर्फ मेडिकल की मदद से ही क्या हो सकती है, दूर हो सकते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मेडिकल मॉडल में डाला हुआ है। फिर अगर हम सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी की बात करें तो देखो कुछ डिसेबिलिटी ऐसे जिसमें आप दूसरे लोगों से, अगर हम मेंटल, ज्यादातर वो मेंटल डिसेबिलिटी, अगर आप दूसरों से सोशली बात करोगे, मीटिंग वगैरह करोगे, बात करोगे, ठीक है, अपने आप को एक सोशल सोसाइटी में सोसाइटी में अपने आप को छोड़ दोगे तो क्या होगा, उससे ये होगा कि आप दूसरे लोगों से बातचीत करोगे तो आपकी मेंटली स्ट्रेंथ बढ़ेगी। एंड इसके साथ साथ कुछ जिसमें और कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज होती हैं जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट जरूरी नहीं रहता, उन टाइप की जो हमारी डिसेबिलिटीज होती है उनको किस मॉडल में डाला गया है, सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी में डाला गया है। फिर हम बायो साइको सोशल मॉडल डिसेबिलिटी की बात करें तो ये ऐसी है जिसमें दोनों टाइप की आपकी डिसेबिलिटीज है, जिसमें मेडिकल की जरूरत रहती है, जिसके साथ साथ सोशल डिसेबिलिटी की, सोशल मॉडल की भी जरूरत पड़ती है। तो दोनों मॉडल को कंबाइन करके इधर क्या बना दिया है, बायो साइको सोशल मॉडल। तीनों ये आपके लर्न होना जरूरी है। आईसीएफ ने ये पूरा एक मॉडल तैयार किया था किसका, डिसेबिलिटीज का, जिसमें अगर आपको कोई भी हेल्थ कंडीशन है, ठीक है, तो आपको वो बॉडी फंक्शनिंग पे भी क्या कर सकती है, असर कर सकती है, आपकी एक्टिविटीज पे भी असर कर सकती है, या फिर ऐसी कोई कंडीशन जिसमें आपका कोई पार्टिसिपेट, आप लोगों से बातचीत करने में आपको झिझक वगैरह होता है, तो कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज है आपकी। तो कोई भी टाइप की डिसेबिलिटी है वो आपकी दो टाइप की हो सकती है ना। या तो क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है आपका, या फिर पर्सनल फैक्टर, मतलब आपको कोई पर्सनली कोई डिसेबिलिटी हो सकती है, या फिर कोई ऐसी डिसेबिलिटी जो आपकी फिजिकल हो सकती है ना। तो आपको ये अगर लर्न करना हो तो करो, ये ऑप्शनल है, लेकिन ये मॉडल जरूर आप लर्न कर लेना और इनको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, फिर अगर हम आगे चले तो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करें, बॉडी फंक्शंस, अगर ये रीड करना है तो एक बार मैं यही बोलूंगा कर लेना इनको रीड। अब आते हैं हम किस पे, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसऑर्डर, डिसेबिलिटी। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं किसकी, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसऑर्डर की। अब कॉन्सेप्ट ऑफ डिसऑर्डर से पहले आप क्या करो, जल्दी से एक बार डिसऑर्डर की डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं आपको पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाता हूँ उसका। कॉन्सेप्ट ऑफ डिसऑर्डर, अब कॉन्सेप्ट ऑफ डिसऑर्डर क्या है हमारा, एनी डिस्टर्बेंस due to which any disturbance due to which an individual is not able to perform his daily human activities। मतलब क्या है, सुनो, any disturbance due to which an individual is
इज नॉट एबल टू परफॉर्म हिज डेली ह्यूमन एक्टिविटीज। डिसऑर्डर क्या होता है, एक आपका मेंटल कंडीशन होती है, एक ऐसा डिस्टरबेंस, आपको कोई चीज से डर लग जाता है जिसमें आप नॉर्मल एक्टिविटीज अपनी करते थे, अब वो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ऐसा कोई डिस्टरबेंस आ गया है जिसमें कोई बंदा है, कोई एक इंसान है, क्या है, अपने जो रेगुलर वर्क्स होते थे वो क्या नहीं कर पा रहा है, परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेना, तो उसके बाद आई होप मतलब आपको समझ में आ गया। अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। डिसऑर्डर का मतलब होता क्या है। डिसऑर्डर इज अ फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी और डिस्टरबेंस। क्या होता है, डिस्टरबेंस होता है। द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी डिफाइंस अ डिसऑर्डर एज एन इलनेस दैट disrupts normal physical and mental function। कुछ ऐसी चीज आपको ध्यान आ जाती है जिसकी वजह से आपके फिजिकल फंक्शन या फिर मेंटल फंक्शन में क्या हो जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं और आपका किसी काम करने में मन नहीं लगता है। गोइंग बाय दिस डेफिनेशन, डिसऑर्डर can be defined as a set of problems which result in causing significant difficulty, distress, impairment and or suffering in a person's daily life। ठीक है, ये पूरा आप पढ़ लेना। डिसऑर्डर का मतलब मैंने आपको समझा था। डिसऑर्डर क्या होता है, डिसऑर्डर एक आपकी एक कंडीशन को भी हम इसको भी कंडीशन बोल सकते हैं या फिर एक कोई ऐसा क्या बोल सकते हैं, कोई डिस्टरबेंस बोल सकते हैं जिसकी वजह से आपकी जो फिजिकल या फिर मेंटल लाइफ, जो आपकी लाइफ है उसमें क्या आ जाते हैं, चेंजेस वगैरह आ जाते हैं। इसको इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा डिसऑर्डर बोलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। ईबीडी का फुल फॉर्म आपको लर्न होना चाहिए। ईबीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर। मतलब इमोशनल मतलब आपको किसी ने गुस्सा दिखा दिया, आपका इमोशन हर्ट हो जाते हैं, तो वो भी क्या है, डिसऑर्डर है, जिसकी मदद जिससे आपको किसी काम में मन नहीं लगता है ना। अब कौन सा राइट टर्म है, देखो, इट इज अ मैटर ऑफ कंफ्यूजन फॉर मेनी एज टू व्हाट इज द राइट टर्म। डिसेबिलिटी राइट टर्म है या फिर डिसऑर्डर राइट टर्म है, ठीक है। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, दिव्यांगजन, एज पर द डिसेबिलिटी एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर आर द एक्सेप्टेबल टर्म। मतलब ये दोनों, किसी किसी को डिसऑर्डर है या फिर इसमें कंफ्यूजन भी होती है। डिसेबिलिटी क्या होता है, डिसऑर्डर, डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर एक सिमिलर चीज होती है, ठीक है। सो जो डिसेबिलिटी एक्ट है, ठीक है ना, डिसेबिलिटी एक्ट में दोनों चीजों को क्या किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है। डिसऑर्डर यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी वेयर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इज मोर फ्रीक्वेंट इन एजुकेशनल सेटअप। मतलब जो डिसऑर्डर है वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात ज्यादा करते हैं, लेकिन हम डिसेबिलिटी की बात करें तो डिसेबिलिटी जो हमारा है, डिसेबिलिटी हम क्या कहाँ ले रहे हैं, एक एजुकेशन पर्पस से हम ले रहे हैं इधर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के टॉपिक, ठीक है। अब अगर हम बात करें डिसेबिलिटी कितने टाइप की होती है, तो डिसेबिलिटी हमारी 4 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप, विजुअल हैंडीकैप, हियरिंग हैंडीकैप या फिर मेंटल हैंडीकैप। मेंटल का मतलब तो पता ही है किसी के, मतलब मेंटली क्या है, हैंडीकैप है वो। हियरिंग हैंडीकैप मतलब जिसको सुनाई वगैरह नहीं देता। विजुअल हैंडीकैप मतलब जिसको दिखता नहीं है, मतलब अंधे लोग, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप मतलब फिजिकल हैंडीकैप, जिनके हाथ पैर वगैरह में कोई डिसेबिलिटी है, ठीक है। अब अगर हम बात करें पर्सन विद, इन 1995 पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट केम इनटू फोर्स एंड टर्म हैंडीकैप वाज रिप्लेस्ड विद द टर्म डिसेबिलिटी एंड इम्पेयरमेंट। दिस एक्ट रिकॉग्नाइज 3 मोर डिसेबिलिटीज। जो ये एक्ट आया था, ये जो एक्ट का नाम याद होना चाहिए, राइट सॉरी, इस एक्ट का नाम होना चाहिए 1995 में क्या है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया था, जिसने क्या किया था, कुछ और डिसेबिलिटीज को क्या किया था, कुछ और डिसेबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करवाया था। वो क्या है, लो विजन, leprosy cured and mental illness. In this year 2016 a new act was enforced और 1995 में क्या आया था, 1995 में आया था पर्सन विद डिसेबिलिटी और 2016 में कौन सा आया था, अभी हमने याद किया था, राइट ऑफ अ पर्सन एंड डिसेबिलिटी एक्ट, RPWD एक्ट 2016 में आया था। किसने किया था, पार्लियामेंट में किया, पार्लियामेंट ने क्या लाया था, एनएक्ट किया था। एंड इसके साथ कौन कब किया था, 27 दिसंबर 2016 को किया था। ये पूरा आपको लर्न होना ही चाहिए, ठीक है। अब हम बात करें कि जो हमारी फिजिकल डिसेबिलिटी मतलब ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप का हमने जैसे बात की, तो फिजिकल डिसेबिलिटी होती क्या है, फिजिकल डिसेबिलिटी इज द लॉन्ग टर्म लॉस और इम्पेयरमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल बॉडी फंक्शनिंग रिजल्टिंग अ लिमिटेशन ऑफ फिजिकल फंक्शंस, मोबिलिटी, डेक्सटेरिटी और स्टेमिना। मतलब फिजिकल, सबको समझ में आ गया होगा। मतलब आप लोग अब बना के क्वेश्चन भी, आंसर भी इसका लिख सकते हो। फिजिकल डिसेबिलिटी होती है जिसमें आपके शरीर का कोई भी एक बॉडी का पार्ट है जो क्या होता है, डिसेबल हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी का पार्ट रहता नहीं है, ठीक है ना। कोई ऐसा पार्ट है बॉडी का जो आपका क्या है, प्रेजेंट नहीं है, मतलब अलग हो गया है, या फिर क्या है उसका मतलब ये, मतलब उसका वो पार्ट, कोई पर्टिकुलर पार्ट एक है नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी बोलते हैं, जिसमें एक पार्ट रहता है, जो पार्ट एक क्या रहता है, मिसिंग रहता है, ठीक है। ड्यू टू द फंक्शनल लॉस सच इंडिविजुअल एक्सपीरियंस द इनएबिलिटी टू परफॉर्म नॉर्मल मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, जिसकी मदद से पर्सन क्या नहीं कर सकता, नॉर्मल मूवमेंट्स वगैरह कर नहीं सकता, जैसे बैठना, खड़े होना या फिर दौड़ना वगैरह, वॉकिंग वगैरह,
ठीक है। लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, ये आपको क्या है, दीज डिसेबिलिटीज इंक्लूड। अब जो फिजिकल डिसेबिलिटी है उसमें क्या है, आपकी कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज इंक्लूड होती हैं। अ पर्सन इनएबिलिटी टू एग्जीक्यूट डिस्टिंक्टिव एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद मूवमेंट ऑफ सेल्फ एंड ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम मस्कुल मस्कुलोस्केलेटल और नर्वस सिस्टम और बोथ इंक्लूड। मतलब कुछ ऐसा काम है आपको उठानी, कोई भी चीजें वगैरह उठानी है आपको, आप ऐसी ऐसी चीजें परफॉर्म नहीं कर सकते हो। लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन मींस अ पर्सन हु हैज बीन क्योर्ड फॉर लेप्रोसी बट इज सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ सेंसेशन इन हैंड्स और फीट एज वेल एज लॉस ऑफ सेंसेशन पैरालिसिस इन द आई एंड आईलिड बट विथ नो मैनिफेस्ट डिफॉर्मिटी। मतलब क्या है कि वो ऐसी मतलब फिजिकली ठीक है, अगर हम देखा जाए तो कुछ सेंसेस वगैरह उसके ठीक नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन। आप इनमें से 2-3 याद कर सकते हो अगर करना हो तो। सेरिब्रल पैल्सी रिफर्स अ ग्रुप ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन अफेक्टिंग बॉडी मूवमेंट एंड मसल कोऑर्डिनेशन कॉज्ड बाय डैमेज टू वन और मोर स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द ब्रेन यूजुअली occurring before during or shortly after birth। मतलब कुछ ऐसी चीजें जो आपके ब्रेन की कोई कुछ स्पेसिफिक एरियाज में क्या है, डिसेबिलिटी रहती है। आपके ब्रेन की कुछ डिसेबिलिटीज रहती है कुछ स्पेसिफिक एरियाज में, जो ये कब से बर्थ से ही होती है। ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म क्या है, ये इमेज भी आपकी इधर उसकी दी हुई है। मींस अ मेडिकल और जेनेटिक कंडीशन रिजल्टिंग इन एन एडल्ट हाइट ऑफ 4 फीट एंड 10 इंचेस 140 और लेस। मतलब 4 फीट और 10 इंच से, मतलब ड्वार्फ मतलब क्या होता है, बोने लोग होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, ड्वार्फ बोलते हैं। ठीक है। मस्कुलर डायस्ट्रोफी, अब इनको आप क्या कर सकते हो, इतने आप केपेबल हो कि रीड करके इनको समझ सकते हो आप, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट चाहिए, ये आपको नाम के मतलब पता होना चाहिए। इनका मतलब होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर चीज पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इनको एक बार पढ़ लेना अच्छे से। हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब डीफ, डीफ मींस क्या होते हैं, अंधे लोग होते हैं। ठीक है। अगर आपको नहीं है किसी भी पर्टिकुलर चीज का मतलब समझ में, तो मैं आपको वॉइस मैसेज में व्हाट्सएप में अच्छे से समझा दूंगा, अगर जिस चीज पे भी आपको समझ में टॉपिक ना आए। ठीक है। तो आप मुझसे अगर पूछोगे तो मैं बता दूंगा, बेझिझक पूछ लेना, कोई भी चीज अगर नहीं है। अब हम बात करते हैं, एक हो गई फिजिकल डिसेबिलिटी, अब हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती क्या है? एन इंडिविजुअल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हैज लिमिटेशन इन टू एरियाज। टू एरियाज में क्या रहते हैं, डिसेबिलिटीज लिमिटेशंस रहते हैं। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग क्या होता है, व्हिच रिफर्स टू अ पर्सन एबिलिटी टू लर्न रीजंस, मेक डिसीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम। मतलब आपने देखा होगा कोई बंदे ऐसे होते हैं जिनमें क्या है कि वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, किसी से बात करने में हिचकिचाते हैं, उन्हें चीजें अच्छे से याद नहीं होती हैं, उन्हें चीजें भूल जाते हैं वो जल्दी से, है ना। तो ये क्या है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज में आते हैं, जिसमें बंदे को शर्म आती है बात करने में, उसका लर्निंग पावर अच्छी नहीं है। ठीक है। डिसीजंस नहीं ले पाता है वो अपने, और कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता। तो ये भी क्या है, एक डिसेबिलिटी है, जिसको किस कैटेगरी में डाला गया है, हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में डाला गया है। ठीक है। तो इसको आप एक बार रीड कर सकते हो। अगर हम मेंटल बिहेवियर की बात करें तो मेंटल बिहेवियर मतलब मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस क्या होता है, substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation or memory that grossly impairs judgment, behavior, capacity to recognize reality and ability to meet the ordinary demands of life, but does not include retardation, which is condition or arrested or incomplete development of mind of a person, especially characterized by some normality of intelligence। मतलब इतना सब कुछ वही है ना, आसान शब्दों में समझाओ। ये है मेंटल इलनेस, मतलब आपकी कोई एक मेंटल डिसेबिलिटी जिसकी वजह से आपको सोचने में क्या होती है, एक हम ये बोल सकते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से थोड़ा समझा रहे हैं, जिसमें सोचने में आपको डिफिकल्टी वगैरह होती है मेंटल इलनेस में। ठीक है ना। आपका मूड स्विंग हो जाता है, थिंकिंग आपकी बेकार हो जाती है, एक मूड स्विंग, पहले आप शांति से बैठे हो, एकदम से आपको क्या गुस्सा आ गया, तो ये क्या होती है, एक मेंटल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस होती है। अगर हम बात करें हमारा क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस क्या होती है, मल्टीपल्स, ये आप लोग एक बार इनको पढ़ लेना, पार्किंसन डिसीज वगैरह होती है आपके, अगर पढ़ोगे इजीली समझ में आ जाएगा। अब ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर मतलब क्या होता है, ब्लड डिसऑर्डर मतलब हेमोफीलिया, हेमोफीलिया बोलेंगे हाँ इसको, मींस एन इनहेरिटेबल डिजीज यूजुअली अफेक्टिंग ओनली मेल बट ट्रांसमिटेड बाय वुमेन टू देयर मेल चिल्ड्रन, कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस और देखो जो ये हेमोफीलिया होता है ये इनहेरिटेबल डिसीज होती है, ओनली मेल, बट क्या है, यूजुअली इफेक्टिंग ओनली मेल, ये ऐसी डिसीज है जो किसको करती है, सिर्फ मेल को इफेक्ट करती है, बट ट्रांसमिटेड बाय वुमेन टू देयर मेल चिल्ड्रन। मतलब अब ये क्या है, अगर किसी के पापा जी को है ना, मतलब किसी के फादर को है, तो एज अ बर्थ, जब जो किसी के फादर को, तो एज अ आफ्टर सेक्स जब बर्थ होता है किसी बच्चे का, तो वुमेन के थ्रू कहा जाता है, उसके बच्चे मेल चिल्ड्रन में भी आ जाता है। ठीक है। कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस और इम्पेयरमेंट ऑफ द नॉर्मल क्लॉटिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड सो दैट द माइनर बाउंड में रिजल्ट इन अ फेटल ब्लीडिंग वगैरह होती है।
ठीक है। थैलेसेमिया मींस अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द रिड्यूस्ड और एब्सेंट अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसमें कम अमाउंट का हीमोग्लोबिन कम रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा थैलेसेमिया बोलते हैं। देखो लर्न नहीं होगा मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लो जिससे अगर आपको याद आ जाए तो आप कुछ भी इसमें लिख सको। सिकल सेल्स डिसीजेज मीन hemolytic disorder characterized by chronic anemia, painful event and various complications due to associated tissue and organ damage. Refers to a destruction of the cell membrane of red blood cell resulting in the release of hemoglobin. बस ये नाम को एक बार पढ़ लो जिससे आपको ये समझ आया कि हाँ ये ब्लड डिसऑर्डर से रिलेटेड है और मतलब हम खून से रिलेटेड बात कर रहे हैं। बस आप लोग इतना याद रखना, ठीक है। अब मल्टीपल डिसेबिलिटीज क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा डिसेबिलिटीज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हमारा मल्टीपल डिसेबिलिटीज बोलते हैं। ऐसा बंदा जिसमें एक से ज्यादा डिसेबिलिटीज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हमारा मल्टीपल डिसेबिलिटीज बोलते हैं। तो इसको आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, वैसे पढ़ना हो तो पढ़ लेना। अब नेचर ऑफ डिसेबिलिटीज क्या होता है, नेचर ऑफ डिसेबिलिटीज की अगर हम बात करें तो किसी में लर्निंग डिसेबिलिटीज और फिजिकल डिसेबिलिटीज, जिनके बारे में हम तीनों में बात कर चुके हैं। डिसेबिलिटीज का एक कॉन्सेप्ट नहीं है, जो आपके डिसेबिलिटीज हैं वो ये तीन टाइप में हो सकती हैं। अगर हम लर्निंग डिफिकल्टीज की बात करें तो लर्निंग डिफिकल्टी आप इजीली पढ़ सकते हो, लर्निंग मतलब लर्न करने में दिक्कत होती है। अब फंक्शनल कंजेंटिव डेफिसिट्स की बात करें, लर्निंग डिसेबल मतलब आप लर्न क्यों नहीं हो सकता है, डिसेबिलिटी क्या है, मेमोरी आपकी सही नहीं है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन, रीडिंग, लिंग्विस्टिक, मैथ्स कॉम्प्रिहेंशन, विजुअल कॉम्प्रिहेंशन, ये क्या है आपके, ये लर्न करना है। फंक्शनल कॉग्निटिव डेफिसिट आपको लर्न होना जरूरी है अगर आपको करना है, और इनको इधर से आप क्या कर सकते हो, इनको रीड कर सकते हो। अब फॉलोइंग सिक्स टाइप ऑफ रीडिंग डिफिकल्टीज, सिक्स टाइप की रीडिंग डिफिकल्टीज होती है, अगर आपको इनको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। देखो भाई रेगुलर क्लासेस में हम इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी इम्पॉसिबल नहीं है कि हम इनको पढ़ें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इतने नहीं है, मतलब लेकिन आपको पता होना चाहिए। डायस्ग्राफिया ये हुआ। अब हमें क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो 4 नंबर का इधर आना है तो ये हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना चाहिए। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हमने ऊपर पढ़े, इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर हमने पूरा डिसेबिलिटी अच्छे से ऊपर पढ़ लिया है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट मतलब लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग, मैथ, रीजनिंग, नॉलेज, मेमोरी वगैरह, इनसे ये चीजें आपको समझ में नहीं आती तो कॉन्सेप्चुअल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हुई। सोशल मतलब आप सोशल जजमेंट मतलब चार लोग खड़े हो तो आप उनके सामने अपनी जजमेंट वगैरह पास नहीं करते, तो आपको शर्म आती है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मेक एंड रिटेन फ्रेंडशिप वगैरह बनाने में आपको शर्म आती है। पहले मतलब कोई आया तो आपको सीधा सीधा बात, कोई नया बंदा है तो आपको सीधा सीधा बात करने में क्या है, शर्म वगैरह आती है, वो हुआ। प्रैक्टिकल, सेल्फ मैनेजमेंट, पर्सनल केयर, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, मनी मैनेजमेंट, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग स्कूल एंड वर्क टास्क, ये क्या है आपका एक प्रैक्टिकल ये है, ठीक है। अब ऑन द बेस ऑफ आईक्यू चिल्ड्रन अगर हम बात करें, डाउन सिंड्रोम, ये हाँ देखो, अब ये क्या है, एक कंडीशन होती है जो आपकी एक जेनेटिक कंडीशन होती है। ये डाउन सिंड्रोम यूजुअली हैव सर्टेन कैरेक्टर साइंस इंक्लूडेड, ये क्या है, ये डाउन सिंड्रोम आपका क्या है, जिसमें आपने देखा हो ना किसी के जो फेस रहता है, फेस पे एक अलग टाइप का रहता है। डाउन सिंड्रोम इज अ कंडीशन व्हिच इज कंसीडर्ड एज सब टाइप ऑफ intellectual disability also known as trisomy 21. It is a genetic disorder caused by the presence of all part of the third copy of the chromosome. It is usually associated with the physical growth delays with moderate intellectual, मतलब उसमें देखो जो अपना ये होता है ना डाउन सिंड्रोम, उसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, फ्लैट फेशियल फेस मतलब चपटा फेस जिसको हम बोलते हैं फ्लैट फेस, ठीक है। स्मॉल हेड रहता है और ईयर्स रहते हैं छोटे छोटे, शॉर्ट नेक होती है, गर्दन छोटी होती है, बल्गिंग टंग होती है, आईज दैट स्लैंट अपवर्ड, आईज क्या होती है अपवर्ड की तरफ होती है, टिपिकली शेप्ड ईयर्ड होते हैं, पुअर मसल टोन होते हैं। क्या होते हैं पुअर मसल टोन, मतलब मसल्स की टोन मतलब पुअर रहती है, मोटी 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 उंगलियां वगैरह रहती हैं, ठीक है, तो उनके मसल्स भी सही नहीं रहते जैसा कि ये पर्टिकुलर इमेज बनी हुई है, ठीक है। अगर हम बात करें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एएसडी क्या है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर के नाम फुल फॉर्म लर्न होना चाहिए, का फुल फॉर्म ही पूछे जाए आपसे, है ना। इज एन अम्ब्रेला टर्म ऑफ फॉर अ ग्रुप डेवलपमेंट डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल, इज एन ऑर्गन कॉज सोशल, इनके नाम है आपको याद कर लेना भैया, इनको डिटेल में समझाना पड़ता है, ठीक है। तो अब सिम्टम एएसडी इंक्लूड, इनके सिम्टम्स दिए हुए हैं एएसडी के, अगर पढ़ना हो तो डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन एंड आपका फिजिकल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी के क्या दिए हुए हैं इधर फंक्शन दिए हुए हैं, फिजिकल डिसेबिलिटीज के क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो आप इधर हमने ऊपर पढ़ लिया फिजिकल इधर फंक्शन दिए हो तो वो आप इधर क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, मैंने आपको टॉपिक समझा दिया है फिजिकल डिसेबिलिटी का, ठीक है। तो ये पूरे आपके वो फंक्शंस हो गए हैं। एंड इधर से अगर देखा जाए तो वन सेकेंड, कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉजेज क्या है इनके डिसेबिलिटीज के एंड डिसऑर्डर्स के।
प्रीनेटल कॉजेस क्या है? प्रीनेटल कॉज इन्वॉल्व इवेंट, एक्सीडेंट, इलनेस, इन्फेक्शन टू मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दैट इफेक्ट द बेबी। प्रीनेटल कॉजेस का मतलब क्या है? देखो कुछ डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर आप किस वजह से हो जाते हैं कि जब किसी की कोई मदर प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उसमें कोई ऐसी इलनेस आ गई उसका एक्सीडेंट की वजह से, कोई आपका जो आप जब मदर के पेट में हो तभी आपको क्या हुई, एक डिसऑर्डर डिसेबिलिटीज वगैरह आ गई, वो एक्सीडेंट की वजह से या बीमार थे उसी चक्कर में आ गई आपकी, कोई इन्फेक्शन वगैरह के चक्कर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्री नेटल कॉजेज बोलते हैं। अब पेरीनेटल कॉजेज क्या है? एक प्रीनेटल कॉजेज है, ये पेरीनेटल, ये लर्न करना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर्स के रिलेटेड ये आप लर्न होना चाहिए। पेरीनेटल कॉजेज क्या होता है? आर द कंडीशन अकरिंग ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड दैट अफेक्ट द न्यूबॉर्न, डिलेड लेबर पेन, लो बर्थ वेट और न्यूनेटल इन्फेक्शन में कॉजेज द डिसेबिलिटी। मतलब आपकी जब बर्थ होने वाला है, डिलीवरी होने वाली है, उस टाइम पे कुछ ऐसी चीज हो जाती है, डिलेड लेबर पेन मतलब धीरे, मतलब जो टाइम था उससे लेट लेबर पेन हुआ है, ठीक है, या फिर आपका जो लो बर्थ वेट, वेट कम था आपका बर्थ के टाइम पे, तो इस चक्कर में आपका क्या डिसऑर्डर्स वगैरह हो सकते हैं। अगर आपने अपने रिलेटिव से अगर सुना हो कभी भी कोई अगर बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, उस टाइम पे कि बच्चा कमजोर है तो उसको मशीन में रखा हुआ है, कुछ ऐसी आपने सुना, तो उसका जब लो वेट वगैरह होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेरीनेटल कॉजेज बोलते हैं। अब पोस्ट नेटल कॉजेज इंक्लूड्स पोस्ट बर्थ कंडीशन लाइक इलनेस, इन्फेक्शन, पुअर एनवायरनमेंट, एक्सीडेंट्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। मतलब क्या है? पोस्टनेटल, प्रीनेटल का मतलब जब आप पेट में होते हो, जब कोई बंदा पेट में होता है, आपने कोई बंदा पेट में होता है, ठीक है, उस टाइम पे कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं। पेरीनेटल कॉजेस का मतलब क्या होता है? आप बर्थ आपके डिलीवरी के टाइम पे हो जाता है, मतलब लेट लेबर में वेट लॉस वगैरह, ठीक है। एंड इसके साथ साथ पोस्टनेटल कॉजेस की हम बात करें तो जब आपकी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद जब आप कोई बच्चा पैदा हो जाता है, ठीक है, उसके बाद उसको कोई डिसेबिलिटी, डिसऑर्डर, इन्फेक्शन की वजह से या फिर जो चीज हाइजीन अनहाइजीनिक की वजह से कोई डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर आ जाता है। कॉजेज में फर्दर सब डिवाइड बायोलॉजिकल कॉजेज, साइकोलॉजिकल और डिले इन अर्ली स्क्रीनिंग और पुअर मैनेजमेंट ऑफ डिसेबिलिटी। ये आप इनको पढ़ सकते हो, ये इजी इजी हेडिंग्स है, आप लोग इजीली समझ सकते हो इनको, है ना। सो ये आपका हो गया। टाइप ऑफ डिसऑर्डर की बात करें तो एक मेंटल डिसऑर्डर होता है। मेंटल डिसऑर्डर मतलब आपका मेंटली, आपका क्या मेंटली इल होता है, जो उसको ये लर्न होना चाहिए। हाँ, एक ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इन्हीं से बनेंगे, ध्यान रखना, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर कितने टाइप के? तो मेंटल डिसऑर्डर होता है कि ये लर्न होना चाहिए। जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर होता है हमारा जो आपके पूर्वजों से मिलता है, मतलब आपके पापा मम्मी में कोई डिसेबिलिटी उसकी मदद उसकी वजह से हो गया है, ठीक है, दादाजी में थी इसकी मदद से, इसकी वजह से, ठीक है। अब सेंसरी डिसऑर्डर, सेंसरी इज द नॉर्मल न्यूरोलॉजिकल फंक्शन दैट ऑल पीपल एक्सपीरियंस व्हेन देयर इज अ ब्रेन प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन from the environment around them. It is a condition in which the brain has trouble receiving and responding to information that comes in through senses. मतलब when a person has a sensory processing disorder, she usually has no difficulty receiving the information itself, but their brain cannot effectively process certain sensory information. मतलब उनको कोई difficult नहीं, लेकिन उनका जो ब्रेन है, ब्रेन क्या होता है? ब्रेन में एक सेंसरी डिसऑर्डर आ जाता है। फिर हम इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर की बात करें तो इमोशनली आप क्या हो, जो इमोशनली कमजोर रहते हैं, ठीक है, आपको कोई चीज एक ऐसी हर्ट हो गई जिसकी वजह से आप क्या हो गए? इमोशनल हो गए, किसी ने आपसे कुछ गलत बोल दिया, आपके फ्रेंड वगैरह कुछ बोल दिया, तो आप इमोशनली हो और उसकी वजह से आप क्या नहीं कर पाओगे? अपना काम में ध्यान नहीं दे पाओगे, तो ये भी क्या होता है? एक डिसऑर्डर होता है, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में ओवरव्यू की बात करें। अब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये आपको इसका फुल फॉर्म लर्न होना चाहिए। क्या है? सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, अबे क्या है? इफेक्टिव अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये क्या होता है? न्यूरो डेवलपमेंट इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिम्टम्स सच एज इनअटेंटिवनेस, हाइपर एक्टिविटी, इंपल्सिवनेस और एक्टिंग विदाउट रिगार्ड टू कॉन्सिक्वेंस इन अ मैनर। ये क्या होती है? ये होती है जिसमें हमारा क्या है, हम एक फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें हम अटेंशन, किसी भी चीज पर अटेंशन नहीं कर पाते, है ना। तो ये हुआ। सेंसर प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या होता है? सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इज अ कंडीशन इन व्हिच ब्रेन हैज ट्रबल रिसीविंग एंड रिस्पोंडिंग टू इंफॉर्मेशन दैट कम्स इन थ्रू द सेंसर। मतलब ब्रेन को क्या होता है? ब्रेन को दिक्कत होती है क्या? चीजों को रिसीव करने में, ठीक है। साइन ओवर, अगर आपको ये पढ़ना हो रिस्पोंडेंटी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। सेंसरी, ये कॉमन साइंस वगैरह बताए हुए हैं। अगर हम बात ऑप्शनल डेफिएंट डिसऑर्डर, ऑप्शनल डेफिएंट डिसऑर्डर का मतलब इज अ बिहेवियर disorder mostly diagnosed in childhood with ODD or uncooperative behavior। मतलब बच्चों को देखा है वो अनकोऑपरेटिव है, अगर उन्हें डांटो तो वो रोने लगेंगे, शैतानी खूब करते हैं, ठीक है। जो अनकोऑपरेटिव अपने माँ बाप की नहीं सुनते हैं बचपन से ही, ठीक है, ये ज्यादातर उनमें ही रहता है। ऑप्शन अपोजिशनल डिपेंडेंट डेफिएंट डिसऑर्डर, क्या है? अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, ठीक है।
अब अगर बात करें इनके सिम्टम्स वगैरह लिखे हुए अगर पढ़ना हो तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, क्या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और क्या कितना बचा हुआ है, एक ये है इनकम्प्लीशन, हाँ ये तो आपको पढ़ना है, ठीक है। अब क्या आपका होने वाला है ऑलमोस्ट ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है, ओसीडी इज एन एंजाइटी डिसऑर्डर व्हिच पीपल फील द नीड चेक थिंग्स रिपीटेडली, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है क्या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये होता है कि बहुत से आपके घर में भी हो सकता है, एक सिंपली है कॉमन है, क्या है अगर आपने घर में ताला डाला, ठीक है, अब आपको विश्वास नहीं होगा कि मैंने ताला डाल दिया, तो आप बार बार क्या करोगे उसको चेक करोगे, आपको पता है कि हाँ वो अच्छे से डल गया, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है, तो आप क्या करोगे, वो उसको आपको विश्वास अपने ऊपर नहीं है तो आप बार बार जाके देखो, फिर जाके देखोगे, फिर जाके देखो, आप बार बार हिला के देखोगे उसको, क्या तो ये क्या है आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं रहता। कुछ ऐसे काम कुछ ऐसे काम आप कर दो कि आपको गैस है, गैस बंद हो गई या नहीं हो गई, आप उसको गैस को देखोगे बार बार आप गैस को देख रहे हो, ठीक है, फिर आए आप आपको फिर विश्वास हो तो आपने फिर देखा हाँ मैंने अच्छे से गैस बंद कर दिया, आप अपनी चीजों को सही जगह पे रखना, रख भी गई है उसी, फिर से आप देखो हाँ मैंने सही रख दिया, नहीं आपको मतलब चीजों को बार बार रिपीटेडली आप क्या करते हो, चीजों को रिपीटेडली देखते हो कि मैंने सही से किया, आपको अपने ऊपर एक विश्वास नहीं होता है, ठीक है, आपको हाथ धोना, आप भूल गए हो कि मैंने हाथ धोए थे या नहीं धोए थे, फिर आप हाथ धो रहे हो, ठीक है, तो ये सब आपको अपनी चीजों पे विश्वास नहीं होता है, इन्हीं चीजों को हम क्या बोलते हैं, हमारा इन्हीं चीजों को हम बोलते हैं हमारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें तो हमारा क्या है अगला टॉपिक, डिसेबिलिटी एटिकेट। डिसेबिलिटी एटिकेट क्या है, एक गाइडलाइन है स्पेसिफिकली विद हाउ टू अप्रोच अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब डिसेबिलिटी एटिकेट ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके एग्जाम में पूछा है डिसेबिलिटी एटिकेट क्या होता है, एक गाइडलाइंस है जो पर्सन को बताते हैं कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी उसके साथ कैसे ट्रीट वगैरह करना चाहिए, उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। अब डिसेबिलिटी एटिकेट क्या है, कम्युनिकेशन, उसकी वजह कम्युनिकेशन होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। सोशल एटिकेट, सोशली उसको एक अच्छे से क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए, फिजिकली अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, एंड एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ CWSN, इनके एडवांटेजेस क्या है, तो फिजिकल बेनिफिट, बच्चों को फिजिकल बेनिफिट मिलेगा, मोड ऑफ रिक्रिएशन एंड फन, मतलब इससे बच्चों को फन मिलेगा, इंप्रूव्ड इमोशनल हेल्थ, उनकी जो इमोशनल हेल्थ है वो इंप्रूव होगी, ठीक है, इमोशनली वो फिट होंगे, फिर चैनलाइजिंग द सरप्लस एनर्जी आएगी उनके अंदर, साइकोलॉजिकल बेनिफिट, उनकी सोच में बदलाव आएगा, एंड हेल्दी लाइफस्टाइल मिलेगा उन लोगों को, एंड इसके साथ इंक्रीज इन, ये देखो ये जितने भी आपके जो है ना एडवांटेजेस, ये एडवांटेजेस भी लर्न होना चाहिए, जिस पे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट रखा ये तो आपको लर्न करना ही है, ध्यान रखना, और जो मैंने डेफिनेशंस लगाई थी डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर की वो भी आपको अच्छे से लर्न होना ही चाहिए। आई होप आपको मैंने मदद की होगी एंड आपको हर एक चीज समझ में आ गई होगी, है ना अभी तक। अब क्या स्ट्रेटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर CWSN, मतलब क्या क्या एक्टिविटीज जो आपने वहां ऊपर लर्न की थी, ज्यादा वही है, स्पेस, कम्युनिकेशन, बस इनकी हेडिंग लर्न कर लो, लिख देना कुछ भी, आराम से नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ग्रेडेड एक्टिविटीज आपकी हुई है, ठीक है, सोशल स्ट्रेटजीज वगैरह, उनको मतलब क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं आपकी जिससे आप क्या है CWSN जो हमारा मोटिव है वो पूरा कर सके। तो इधर तक हमारा पूरा चैप्टर था, आई होप मदद की होगी मैंने आपको, हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड इसके साथ साथ जो हमारा अगला चैप्टर है उसको हमने प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, और अगर चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर देना है, फीडबैक वगैरह मत देना, फीडबैक वगैरह देना मत भूलना है। इसके साथ अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है so kindly please like the video, and for more subscribe to our channel and press the bell icon for upcoming videos, and also join our Facebook channel, Instagram channel, and also join our WhatsApp group. So myself Shurat Sahu and I am signing off today's session, so kindly stay tuned, study well, bye bye.